हो गया। देखो आपने गॉस का प्रमेय स्टार्ट किया हुआ है, मतलब गॉस थ्योरम के बारे में और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। अभी तक हमने कितने डेरिवेशन किए हैं? पहला डेरिवेशन था जिसमें हमने गॉस का प्रमेय पढ़ा और उसकी उपपत्ति, मतलब उसको प्रूफ करके दिखाया। गॉस के प्रमेय को, क्या है गॉस का प्रमेय? फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पहले हमने उसको प्रूफ किया, फिर उसके अनुप्रयोग पे है, एप्लीकेशन पे। तो पहला एप्लीकेशन था अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड था आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर तीसरा, दो के बाद तीसरा हुआ अभी तक, तीसरा अब है। क्या लिखा है आपने हेडिंग? आज हमें क्या पढ़ना है? गोलाकार चालक, आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चालक है जो गोलाकार है। चालक का मतलब क्या होता है? चालक मतलब जिसपे चार्ज कैरी हो सके। चालक मतलब वो ड्राइवर को भी चालक ही कहते हैं, ठीक है। तो एक फुटबॉल आप एज्यूम करो, एक फुटबॉल है, वो किस चीज का बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है सपोज, या स्टील का बना है, या सोने का फुटबॉल है, गोल्डन फुटबॉल आपका सपोज करो। वो आवेशित है। फुटबॉल अंदर से क्या होता है? फुटबॉल का एग्जांपल ही क्यों दिया मैंने? क्योंकि फुटबॉल अंदर से होता है खोखला। तो हमें एक ऐसा चालक लेना है जो कि अंदर से क्या है? खोखला, लेकिन ऊपर से क्या है? आवेशित। उस पर चार्ज है, प्लस चार्ज हमने ऊपर से देना है। नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन तो इतना ही पूछता है, लेकिन हम एक क्वेश्चन में 3 चीजें निकालते हैं। गोले के, उस आवेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उस आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और उस आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तीनों के मान अलग अलग होंगे, ठीक है। गोले के अंदर, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, तीनों पे अलग अलग होंगे। एक चीज याद रखना हमेशा, इसी के साथ मैं एक और चीज समझाता हूं। इसको इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। शील्डिंग, वो आपके पेपर में कभी आज तक पूछा नहीं गया, सीबीएसई में भी नहीं पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक सिंपल सा आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है मैंने आपसे भी कभी ना कभी बताया हो 11th क्लास में। इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। ये क्या है? ये पेड़ है सपोज, ये क्या है? सपोज दैट ये आपका है कार, कोई व्हीकल है जिसपे कि कौन बैठे हैं? अब जिसको एज्यूम करना है कर लो, ठीक है। ये कार है, बैठे हुए हो, और डिसाइड कर लो कौन कौन बैठे हैं। सब तो बैठे ही हुए हैं, एक पीछे से बैठा हुआ है, ठीक है। ये सपोज कोई कार है, ठीक है। क्या नाम है कार का? सपोज दे ये BMW है, ठीक है। ऐसे ना से ऐसे ही सपना देख लो कि हम BMW। अब बताओ BMW कौन चला रहा है? अरे BMW है भाई, BMW है। अभी ये उड़ेगा। देखो मेन चीज क्या है, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अब चुपचाप देखो। सपोज ऊपर लाइटनिंग हो रही है, लाइटिंग मतलब बिजली गिर रही है। सपोज बिजली गिर रही है, इधर भी बादल है, इधर भी क्या हो रहा है? बिजली। इतना तो पक्का है कि इस कार के अंदर बादल नहीं है क्योंकि बादल का है ऊपर है। यहाँ पे भी बिजली गिर रही है, हर जगह बिजली गिर रही है। सपोज दैट आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, ऐसे टाइम पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। आप पेड़ के नीचे छुपना पसंद करोगे या कार के अंदर रहना पसंद करोगे? मुझे लॉजिक चाहिए इसके पीछे, तुक्का नहीं। क्यों कार के अंदर? क्यों? कार तो लोहे का बना हुआ है, उसमें तो और करंट आएगा। पहिया रबड़ का होता है, इसलिए कार पे नहीं जाओगे। अच्छा, पेड़ के नीचे रहोगे तो भीगोगे बारिश में। सपोज दैट एक तीसरा है, तुम्हारे पास कोई मतलब राजा महाराजा हो तुम, एक यहाँ पे इंसान है वो छाता लेके खड़ा है तुम्हारे लिए। सपोज दैट
आप तो नहीं भीगोगे, ठीक है। सपोज ये छाता लेके कोई आपके लिए खड़ा है, ठीक है, कोई आपका वेट कर रहे हैं कि मालिक बाहर आएंगे, मालिक बाहर आएंगे। अब देखो ये तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, बाहर निकलो, छाता लेके पहुंचाएगा तुम्हें पेड़ तक। अब बताओ क्या करोगे? पेड़ गिर जाएगा। इतने एक्सट्रीम लेवल पे तुम ही सोच सकते हो। मान लिया पेड़ नहीं गिर रहा है, बरगद का पेड़ है, जमा हुआ है। अच्छा, तो कुल मिला के तुम्हें कार के अंदर ही रहना है, बट रीजन किसी ने नहीं दिया। रीजन यही दोगे कि पेड़ गिर जाएगा तो क्या होगा, टहनी टूट जाएगी तो क्या होगा। बहुत बढ़िया। एक चीज समझो, इलेक्ट्रिक शील्डिंग का मतलब ये होता है, कोई भी आवेशित चीज अगर अंदर से खोखली है, मतलब अंदर कोई आवेशित चीज नहीं है, कोई चालक नहीं है अंदर, चालक पदार्थ, तो कोई भी आवेशित चीज अगर अंदर से खोखली है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कभी नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा उसके सरफेस पे होगा। सपोज लोहे का फुटबॉल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मान लो आवेशित खोखला गोला है, खोखला है, याद रखना। आप उस पर चार्ज लगाओगे ना, करंट लगाओगे, तो करंट उसके अंदर नहीं रहेगा, विद्युत क्षेत्र उसके अंदर टिकेगा ही नहीं। वो विद्युत क्षेत्र कहाँ चल जाएगा? उसके सरफेस पे, गोले के पृष्ठ पे। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, गोले के पृष्ठ पे चला जाएगा सारा विद्युत क्षेत्र। इसलिए आप अगर किसी ऐसे रूम के अंदर हो, सपोज आप फुटबॉल के अंदर हो, लोहे के फुटबॉल के अंदर, और आप क्या हो, एकदम बीच में हो, अटके हुए हो हवा में किसी तरह से, तो आप पे विद्युत क्षेत्र नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन आपके जितनी भी दीवारें होंगी चारों तरफ से गोलाकार, उस पर विद्युत क्षेत्र। वैसे यहाँ पर कार के केस में क्या है, व्हीकल के केस में, व्हीकल ऊपर से आवेशित होता है, अंदर से खोखला। खोखला मीन्स यहाँ पे चालक पदार्थ का कम से कम यूज किया गया होता है अंदर, इसलिए जितने भी चार्ज ऊपर से गिरेगा वो इसके बाहर गिरेगा। बस शर्ते आपको कार के अंदर रहना है, सही है, आपको कार के अंदर ही रहना है। लेकिन ये नहीं कि कार के अंदर हाथ डाल के बाहर देख रहे हो कितना पानी आ रहा है, ठीक है, और बार बार तुम कार के दरवाजे को छू रहे हो। कार के अंदर रहना है, लेकिन दरवाजे से भी थोड़ी दूरी बना के रखो। कुल मिला के आपको कार के अंदर रहते हुए भी चालक पदार्थ से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। कार के अंदर आप सेफ हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऊपर सरफेस पे रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको कार पे रहना है, और पेड़ गिरेगा नहीं गिरेगा वो अलग बात है। अब ये चीज क्यों आएगा? क्योंकि ये डेरिवेशन का पार्ट है। डेरिवेशन में तीसरा पार्ट में यही पूछता है, क्या होगा अगर आवेशित खोखलाकार गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अंदर क्योंकि आवेश ही नहीं होता है, Q बराबर 0 है, तो विद्युत क्षेत्र भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन विद्युत विभव के लिए भी पूछता है कि किसी आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए और केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो अंदर विद्युत विभव नहीं होगा। इतना क्लियर है? कोई भी चीज सरफेस पे चार्ज होगा, खोखले चीजों में अंदर चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। अब अपने टॉपिक पे आओ। हेडिंग क्या था हमारा? गोलाकार आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये गॉस की थ्योरम में आपकी लास्ट एप्लीकेशन है, और लास्ट एप्लीकेशन है और सबसे कम आने वाली एप्लीकेशन और सबसे आसान एप्लीकेशन भी है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वो दोनों थी, पृष्ठ वाला और आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित तार, वो वाला एप्लीकेशन, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक आवेशित खोखला गोला है, सपोज दैट, ठीक है। जब जब करवा चौथ बनाया करो, करवा चौथ बनाने के बाद छन्नी दे दिया करो यहाँ पे, ठीक है, काम आएगा छन्नी, ठीक है। तो ये क्या है? आवेशित गोला है। गोला है या आवेशित गोला है? अभी तक तो गोला ही है, बट ये आवेशित तो नहीं है। आवेशित तो अब हम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज आवेशित हो तो चार्ज कहां पहुंचेगा? उसके सरफेस पे, पृष्ठ पर। इसके पृष्ठ पे ये चार्ज पहुंच गया, सपोज दैट इसके पृष्ठ पे चार्ज पहुंच गया। इस गोले के कारण अब हमें क्या निकाला है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही गॉस वाला ये स्टार्ट करो। अब मान लिया कि गोले के किसी एक बिंदु पर निकाल रहे हैं, सेंटर ले लिया। ये गोले की त्रिज्या कितनी है? सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? सपोज दैट गोले की त्रिज्या कितनी है? R है, कैपिटल R। गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। आपको पता है गॉस थ्योरम कहीं भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? एक
गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ता है। क्यों गॉसियन पृष्ठ क्यों लेते हैं? इस पृष्ठ को बंद करने के लिए। अगर आप इसको कवर नहीं करोगे तो फिर ये आप पृष्ठ कभी वो फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे। फ्लक्स का पहला लाइन ही होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली बल रेखाओं का मान, ठीक है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से। तो आपको इस चार्ज को कवर करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो इसको ढकने के लिए आपको एक कल्पना करने पड़ेगी बंद पृष्ठ की। तो इसको ढकने के लिए हम क्या करते हैं, एक गोला बनाते हैं और बड़ा गोला बनाते हैं, ठीक है। ये कैसा पृष्ठ है? बंद काल्पनिक पृष्ठ है। और इस पृष्ठ को क्या नाम देते हैं हम? गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि हमें फ्लक्स अप्लाई करना है यहाँ पे, और फ्लक्स तभी निकलेगा तब ये पृष्ठ बंद होगा। आपको अगर गॉसियन पृष्ठ लेना है तो गॉसियन पृष्ठ में और क्या लेते हैं हम? एक छोटा सा स्वल्पांश लेते हैं ना। सपोज कर लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल हमारी जगह कितना मान रहा है? आपकी मर्जी है। बुक में आपको एस दिखेगा, गोले के केस में आपको एस दिखेगा, आप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रटा रटा ही नहीं, हम ए ही लिख के खुश है, ठीक है। एक ही चीज की आदत डाल ली हमने कि इसका क्षेत्रफल मान लिया कितना है, ए। सपोज दैट अब हम एक छोटे से हिस्से का ले कि छोटे से हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स कितना है। मान लिया कि इसकी गॉसियन पृष्ठ से दूरी कितनी है। सपोज दैट एक आर ले ही रखा है हमने, तो हर जगह हम वैसे भी गॉसियन पृष्ठ से दूरी कितनी दिखा लेंगे। सपोज इसकी दूरी है इससे, ये छोटे से स्वल्पांश, अगर ये ए है तो इस छोटे से स्वल्पांश को हम किस चीज से दिखा देंगे? डी ए से, इस छोटे से क्षेत्रफल को। ये सब चीज की तो आदत पड़ी गई है, गॉसियन पृष्ठ लेना और फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेना है, ठीक है, डी ए। इसकी डिस्टेंस सपोज करो आर, ओके। अब आपको क्या करना है? फ्लक्स ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वही पुराने मेथड से। तो इससे पहले हम क्या करते थे, कैसे निकालते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? है पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पृष्ठीय आवेश घनत्व की, फिर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? सॉरी आवेश, क्या हुआ? डेरिवेशन याद नहीं आ रहा है? डेरिवेशन में हर डेरिवेशन में क्या हुआ है? पहले हमने आवेश घनत्व निकाला है, आवेश घनत्व को इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया हमने, अब उसका यूज एकदम लास्ट में किया है। उसके बाद हमने नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया है, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा या ई डी ए कॉस थीटा, फिर डी फाई ई निकाल लिया। जब छोटा फ्लक्स निकल गया, छोटे से हिस्से का फ्लक्स, तो हम पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालते हैं इंटीग्रेशन करके। जब पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकल गया, फाई ई आ गया, तो इस फाई ई की तुलना हम किससे कर देते हैं? गॉस के परमेय से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 से। जब तुलना कर देते हो तो ई का मान आ जाता है, और जो ई का मान आता है उससे हम क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। अब जाकर के इक्वेशन 1 से, सब में एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पे भी आपको स्टेप पहले से ही अनुमान है हम क्या करेंगे। ये बता दूं ऊपर कहाँ पे चमक रहा होगा? यहाँ एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ देखो हर बार की तरह इस गोले पर, सॉरी फिर से मैं वही लिख रहा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किस चीज से दिखाते हैं? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। Q इस पे जो चार्ज है, सपोज कर लो चार्ज है इस पे Q, और A है इस पूरे गोले का क्षेत्रफल। फिर हम हर बार क्या कर रहे हैं? Q निकाल रहे हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा A, ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज याद रखना, हम यहाँ A की वैल्यू पहले पुट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में कर दूंगा मैं A की वैल्यू पुट। एक्चुअल में गोले का A का मतलब क्या है? क्षेत्रफल ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है कितना होता है? हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में हमें इस A की जगह क्या पुट करना है? 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पुट करेंगे या फिर एकदम लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। ये स्टेप नया है, कुछ नया है इस स्टेप में, ये हम हर बार करते थे। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद क्या करते हैं? इस छोटे से हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स या फिर डीए से प्राप्त विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है।
तो डीए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो आप कह सकते हो डीए से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध या घिरा फ्लक्स या प्राप्त से प्राप्त फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स बराबर छोटा फ्लक्स है तो किस चीज से दिखाएंगे? डी फाई बराबर फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा। हमने सब कुछ किया, अभी एंगल की तो बात की ही नहीं हमने। ई और डी ए कॉस थीटा। अच्छा यहां पे बता दो एंगल क्या होगा ई और डी ए का? डी ए तो दिख रहा है हमें साफ साफ, डी ए दिख रहा है, तो डी ए एक्चुअल में ये कौन सा वाला डी है? एरिया वेक्टर वाला। तो इसका एरिया वेक्टर किस एंगल में जाता है हमेशा? मैं सबसे पूछ रहा हूं, किसी एक दो से नहीं। अगर ये पृष्ठ है, ये डीए आपको दिख रहा है, तो डीए का एरिया वेक्टर कहां जाएगा? एकदम सीधा बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर हमेशा कहां जाता है? सीधा, पृष्ठ से लंबवत। अगर ये पृष्ठ है तो इससे एकदम सीधा जाएगा एरिया वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र किस दिशा में जाता है? विद्युत क्षेत्र हमेशा पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा कहां जाएगा? बाहर की तरफ। इस पे देखो पूरे गोले पे पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे गोले पर 360 डिग्री चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैल रहा है। जैसे सपोज करो बल्ब है, बल्ब की रोशनी चारों दिशा में फैल रही होती है, वैसे यहां फैल रहा है। लेकिन हमें अभी के लिए चारों दिशाओं से मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है? इस हिस्से से कहां से विद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा? सीधा निकल रहा होगा। यहां से विद्युत क्षेत्र कितना निकल रहा है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से भी विद्युत क्षेत्र एकदम सीधा निकल रहा है, यहां से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। ठीक है, तो किस चीज से दिखाएंगे इसको हम? ई से। तो ये डीए की डायरेक्शन और ये ई की डायरेक्शन। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों में? 0 डिग्री का। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह कितना लिख दोगे आप? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ई डी है और कॉस 0 का मान 1, तो गुणा 1 करके कोई फायदा नहीं, आंसर उतना ही आना है, तो हटा दो इसको। कॉस 0 का मान 1। छोटा फ्लक्स निकल गया, मतलब डीए से निकलने वाला फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ से प्राप्त फ्लक्स से प्राप्त फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से प्राप्त फ्लक्स जो है उसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्या है हमारे पास? डी फाई ई डी ए। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? डी फाई ई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? डी फाई ई का इंटीग्रेशन हो गया फाई ई। ई डीए का मतलब क्या है? छोटा हिस्सा। इस छोटे हिस्से का जब इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब छोटे को जोड़ते जोड़ते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा फाइनली? ये एक गोला बन जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ई डीए इंटीग्रेशन का मतलब है, ई डीए इंटीग्रेशन का मतलब है गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों आया ये 4 पाई आर स्क्वायर? मैं इधर हिंट करके लिख देता हूं अलग से। चूंकि इंटीग्रेशन डीए का मतलब है, इंटीग्रेशन डीए का मतलब है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं था, आपको पहले डेरिवेशन में बेलन मिल रहा था, बेलन, तो हमने बेलन का क्षेत्रफल लगाया। कितना था बेलन का क्षेत्रफल? 2 पाई आर एल। दूसरे पृष्ठ में आपके लिए सिंपल सा वो पृष्ठ था, सिंपल, तो हम, और पृष्ठ हमें पता ही नहीं था वो आयत है कि वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है हमें पता ही नहीं, तो हमने इसके क्षेत्रफल को क्या छोड़ दिया? ए छोड़ दिया। ठीक है, यहां क्लियर है कि गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? फाई आ गया, क्या करेंगे? तुलना करेंगे। इससे पहले डाल दो क्या? इक्वेशन नंबर 2, और इसको किससे तुलना कर देंगे?
गॉस के प्रमेय से। सारे डेरिवेशन में सेम ही चीज चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे क्या दिख रहा है? तो चलो ठीक है, तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है? गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय से क्या होता है? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसे क्या डाल लेना है इक्वेशन? 2 तो ऊपर है ही है, 3। अब क्या करना है? इक्वेशन 2 और 3 की तुलना कर देना है, आंसर आ जाएगा, फिर क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में। ओके, अब देख लो इक्वेशन 1 और 2 है, 2 और 3 है। इक्वेशन 2 और 3 की तुलना करने पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है, या फिर पहले उतार ले कि कर ले बाद में? एक लाइन में नहीं होगा ना, इतने में दिख रहा है ये सब। इक्वेशन 2 और 3 की तुलना करने पर, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है आपका? फाई ई बराबर कितना है? ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर है ई 4 पाई आर स्क्वायर। आवाज क्यों आ रही है पीछे से? इक्वेशन 3 क्या है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ऊपर क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0। इसको मैं फिर से व्यवस्थित करके लिख रहा हूं। ई बराबर कितना हो जाएगा? देखो, हमें 4 पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो क्या हो गया? 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया, क्या बच गया? आर स्क्वायर, और ऊपर क्या बच गया? तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर? देखो जरा, ये आपका हो गया आवेश घनत्व, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप इसको सिर्फ आवेश के फॉर्म में लिखना चाहो, हम चाहें तो इसको घनत्व के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के फॉर्म में या आयतन आवेश घनत्व के फॉर्म में। यहां पे हम इसको सिग्मा की जगह हम रॉ यूज करेंगे। अभी चेंज करूंगा मैं कुछ वैल्यूज इसमें। आप चाहो तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में, जहां तक आपको समझ में आए उतना। और डिटेल में लिखना तो आपको बस क्यू की वैल्यू थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। तो जो चीज हमने ऊपर लिखा हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन पृष्ठ ना करके हम इसको क्या कर रहे हैं फिर से आयतन। इसको कुछ चीजें मैं चेंज कर रहा हूं, बट मेन टाइम पे आप इतना, मैं कर तो रहा हूं चेंज, बट इतना आंसर भी लिखोगे नंबर उतना ही मिलना है। मैं कुछ स्पेशल केसेस दिखा देता हूं। कभी कोई न्यूमेरिकल्स अगर आ गए, घनत्व पे पूछ गया, आयतन के हिसाब से पूछ दिया, अगर आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, किस चीज से दिखाते हैं? और आयतन बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? क्यू बटे वी। और गोले का आयतन कितना होता है? वी मतलब आयतन। और गोले के केस में आयतन कितना होगा? 1/4। याद आ रहा है? ये तो कम मार रहे हो। 4/3 पाई। गोले का त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर स्मॉल आर? स्मॉल आर। स्मॉल आर ये दूरी है कि कैपिटल आर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से रॉ की वैल्यू आ गई। इसको क्या पढ़ोगे आप? बोलेंगे तो ये रॉ, ठीक है। यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से एक लाइन और आगे करो, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू बराबर ये ऊपर चला जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और ये क्या है? 4/3 पाई आर क्यू ऊपर गया, और ये क्या आ गया?
रॉ। आप क्यू की वैल्यू चाहो तो लास्ट में ये भी पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं बार बार ये आपको कर रहा हूं कि अगर आएगा तो ठीक है, अगर आएगा तो आप ये ऊपर वाला लाइन भी ऐड करके लिख देना आंसर में, और नहीं आ रहा है ये ऊपर वाला क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, मेन टाइम पे याद नहीं आ रहा है, तो आप सीधा यहां से स्टार्ट कर सकते हो डेरिवेशन, ठीक है, और यहां पर जाके खत्म कर सकते हो। अभी जो बता रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, कुछ स्पेशल केसेस अगर घनत्व के रूप में दे दिया तो यही आंसर कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। E बराबर Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 पाई आर क्यू रॉ, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्यू रॉ। ये आगे किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू, Q की जगह आ गया ये आंसर, ये Q की जगह, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है अभी भी आर स्क्वायर। कुछ कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और कुछ कट रहा है, क्या बच गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया अगर, तो बचा क्या 1/3 एप्सिलॉन 0, यही बचा है ना, 3 एप्सिलॉन 0, बगल में क्या बचा है आर स्क्वायर, और ऊपर क्या, ये 1 भी हटा ही दो, ऊपर क्या बचा है 4 पाई तो गया, आर क्यूब और रॉ। आर क्यूब मैं अच्छे से लिख देता हूं, आर क्यूब रॉ अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहो तो इस आंसर को इस रूप में भी लिख सकते हो। अगेन मैं यही कहूंगा कि मेरा काम था पढ़ाना, मुझे आपको पूरा चीजें बतानी थी, पूरी कॉन्सेप्ट, बट अगेन यही अगर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे तो सिंपल से आपको ऊपर वाले लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, आप सीधा यहां से उतारो यहां तक लिखो। अभी तो लिखना तो पूरा ही लिख लेना, लेकिन एग्जाम में आप सिर्फ यहां से स्टार्ट करोगे और यहाँ ई पे खत्म कर दोगे, वो भी प्रॉपर आंसर है, उतने ही नंबर मिलेगा। ये कुछ स्पेशल केसेस होंगे, बाय द वे 100 साल में से 1 साल कभी आपके पे न्यूमेरिकल बन गया आयतन आवेश घनत्व दे करके, ऐसे न्यूमेरिकल में फिर इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब वो 100 साल में से 100वां साल आप ही का है, पता नहीं, अब हो सकता है। मेरा काम बस बताना था, मैं हिंट कर ही रहा हूँ बार बार, मैं अपने मुंह से खुलकर ये नहीं बोल सकता हूँ कि मत करना, ठीक है, मत पढ़ना। 1 2 अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिखना है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये किस बिंदु पर आया है, हमें P1 पर, ठीक है। करो जो लिख रहा है लिखो, मिटा दो तब तक ये डायग्राम, वैसे रुको अभी जरूरत है। हमने P1 पर निकाल लिया, मतलब बाहर निकाल लिया हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर, मतलब P1 पर। अब हमें कहाँ निकालना है, P1 और P2 में बस त्रिज्या का डिफरेंस है कि इसमें डिस्टेंस स्मॉल r थी और इसमें डिस्टेंस कैपिटल R है, बस उस आंसर में। और मैं अगेन टारगेट कर रहा हूँ इसी को, ये आपका मेन आंसर है। इस आंसर में स्मॉल r की जगह में क्या रख देना है, कैपिटल R, ठीक है। नीचे रखोगे तो वो भी कट जाएगा, ऊपर सिंगल R बचेगा, नीचे हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो मिटा दूं, तो हम इसके अंदर देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, ये वाला लिख दिया है, इसके बगल में जगह तो बचा होगा ना, ये लिखने के बाद E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर, इसके बगल में जस्ट जगह बचा है तो इसके लिए लिख दो, यह P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके बगल में यह P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हो गया, वैसे जैसे P1 पे निकाला वैसे P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र P2 पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E बराबर, उसमें देखो विद्युत क्षेत्र का आंसर कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर कितना है Q, देखो उसमें स्मॉल r है, इसमें दूरी कितनी हो जा रही है कैपिटल R, तो ये कैपिटल R इसको, बस इतना एक लाइन।
और एक और P3 पर, P3 मतलब गोले के अंदर, P3 पर, या फिर लिख सकते हैं गोले के अंदर, अर्थात P3 पर विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, गोले के अंदर क्योंकि आवेश होता ही नहीं है, मतलब तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। तो ये आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ये आपने लिख दिया होगा आई होप, ये ऐड कर देना आपको। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट। अगेन बोल रहा हूं, ये वाला जो लाइन मैंने लिखा, ये वाला, या बोर्ड एग्जाम्स में मेन टाइम पे ना भी लिखो तो चलेगा, याद है तो लिख के आओगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, इतना, ठीक है। ना भी आओ लिख के तो चलेगा, लिख दोगे तो और भी अच्छी बात है, एग्जामिनर के लेवल के भी ऊपर का आप लिख करके आ जाओगे। ओके, तो ये आप उतार लो जल्दी से, ये आपका खत्म हो गया डेरिवेशन। गॉस की एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया।